वेलकम बैक टू दिस वीडियो सेशन। और आप पढ़ना शुरू कर चुके हैं एट योर टीचर्स क्लासरूम। मैं हूं आपका दोस्त, बड़ा भाई और इंस्ट्रक्टर संतोष झा, जैसा कि आप जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा वीडियो सेशन हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट मैप से, और आप देख रहे हैं यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट मैप। तो ये वीडियो सेशन जिसका कि एम है गोल्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट पार्ट 4। इससे पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो कर चुके हैं और YouTube पर अपलोड है, आप उसे देखते रहें। पार्ट 1 में बच्चों आपने इंट्रोडक्शंस और बैकग्राउंड के बारे में पढ़े थे डेवलपमेंट का। दूसरा था आपका डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, और तीसरा आप किए थे इनकम एंड अदर गोल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्ट 3। सो टुडे वी हैव टू डू द गोल्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, आपने डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स में क्या देखा? जितने भी लोग हैं उनके गोल्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन पूरे देश का गोल क्या होना चाहिए इसे कौन तय करेगा? है कि नहीं? सोचने वाली बात है। तो आपने ये भी देखा कि डेवलपमेंट को मेजर की जा सकती है। जैसे आपके बॉडी के टेम्परेचर को थर्मामीटर से मेजर किया जाता है, जैसे इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को लैब थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है, जैसे आपने किसी वॉल्यूम को मेजर करते हैं, जैसे आप किसी एरिया को मेजर करते हैं तो लेंथ एंड ब्रेड्थ होता है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट होता है। दीज आर द इंडिकेटर्स टू मेजर सम थिंग्स। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे किसी भी देश या किसी भी स्टेट्स को डेवलपिंग कहा जाए, अंडर डेवलप्ड कहा जाए, और किस तरीके से इसके डेवलपमेंट को मेजर किया जाए, इसके लिए इकोनॉमिक्स में कुछ इंडिकेटर्स है, एक पैमाना है उसको मेजर करने का। तो हमारा उद्देश्य बच्चों इस कॉन्सेप्ट मैप में वही इंडिकेटर्स की हम चर्चा कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इसे बनाया गया है और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। 100% मार्क्स लाने की बहुत ही कोशिश की गई है इसके थ्रू। गोल्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, इसमें हम आपको बताएंगे पर कैपिटा इनकम क्या होता है। ये इंडिकेटर है किसी भी स्टेट्स और किसी भी नेशंस को डेवलप कहा जाए या नहीं कहा जाए। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, जीएनपी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको आप जीडीपी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे बच्चों। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेक्स रेशियो उस देश या राज्य की क्या होनी चाहिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहां पर कैसा है, कितने दिनों तक लोग वहां पर जिंदा रहते हैं जन्म लेने के बाद। लिटरेसी रेट, कितने परसेंट पीपल, महिला और पुरुष वहां पर पढ़े लिखे हुए हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर उस देश या राज्य का कैसा है। अगर ये सब कुछ एक लेवल पे हो, वो लेवल कौन सेट करेगा मेरे बस? वो लेवल सेट करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वो कोई एक नहीं, कई सारे हैं। तो इसका मतलब कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इस सभी चीज को किसी देश के बारे में स्टडी करते हैं, वो हमारा सोर्स है बच्चों। तो हम सभी सोर्स के बारे में तो एक वीडियो सेशन में चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी किसी एक दो सोर्स को लेकर के इस टॉपिक को हम आपको समझा सकते हैं, और वही यहां पर किया गया है। ओके, तो चलिए, आपको पता चल गया है कि आपका ऑब्जेक्टिव इस वीडियो सेशन का क्या है। अरे भाई, आपका अपना देश, आपका राज्य कितना डेवलप है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। ओके ओके, आर यू रेडी? स्टार्ट ऑब्जेक्टिव। समझ लीजिए, आफ्टर स्टडिंग दिस मॉड्यूल you will be able to know what are the factors responsible for national development, what are the indicators responsible for the national development, and know what should be the goals of national development. national development का गोल क्या होना चाहिए। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। रिकॉल कीजिए व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस पार्ट 2 एंड 3 वीडियो। आपने पढ़ा मिक्स्ड गोल्स एंड डिजायर्स होता है पीपल के पास। So we notice that people look of mix of goals and desire, and this indicates that their notion of national development is likely to be different. तो आप जिस किसी भी आदमी से पूछेंगे उसका गोल अलग होता है। उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप उसे नेशनल डेवलपमेंट के बारे में पूछेंगे कि आपका देश आपको कैसा लगता है और किस तरीके से सरकार को काम करना चाहिए ताकि देश डेवलप हो सके, तो सभी स्टूडेंट्स का स्कूल में और लोकेलिटी में डिफरेंट आंसर्स हो सकता है।
सोचिए आपके दिमाग में क्या है और हमारे दिमाग में क्या है, सब डिफरेंट होगा मेरे बच्चों। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो स्टार्टिंग से नेक्स्ट स्लाइड देखिए। देखिए ये क्लासरूम स्ट्रक्चर है। सपोज कि टीचर इज स्टैंड अप इन द कॉर्नर्स एंड इन द बोर्ड क्या पूछा जा रहा है, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन माय एंड योर माइंड रिगार्डिंग इंडियाज नेशनल डेवलपमेंट। भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए हमारे दिमाग में क्या है। हम सोचते हैं कि पॉपुलेशन शुड बी कंट्रोल्ड फर्स्ट। क्या आप भी सोचते हो? जरूर कमेंट करना। हम सोचते हैं पॉवर्टी शुड बी रिमूव फर्स्ट। आपका क्या डिसीजन है? हम सोचते हैं कि हेल्थ सिस्टम शुड बी इंप्रूव्ड फर्स्ट। आप क्या सोच रहे हैं? नेक्स्ट, चौथा मेरे दिमाग में क्वेश्चन है कि एजुकेशन सिस्टम शुड बी इनहेंस्ड ऑन प्रायोरिटी। आपके दिमाग में है या नहीं? मैं सोच रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज एन अर्जेंट नीड फॉर इंडिया इन बॉर्डर एरियाज। हमारे देश के जो लैंड लॉक बॉर्डर हैं, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, म्यांमार के साथ, नेपाल और भूटान के साथ, मेरे बच्चों वहां पर मेरा रोड स्ट्रक्चर कैसा है उसका जरूरी है, क्योंकि चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट बार बार हो रहा है, इसलिए हम चाहते हैं ये चीज। और हम छठा क्वेश्चन समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट शुड हैव ए शाउंड प्लान टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। टेररिज्म से इंडिया लास्ट 10 ईयर से जूझ रहे हैं मेरे बच्चों, तो हम इस पर भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट का क्या प्लान हो और इसको जल्दी से जल्द खत्म किया जाए। हमारे दिमाग में क्वेश्चन है कि फ्लड इश्यूज शुड बी ऑन प्रायोरिटी। दोस्त, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और कई सारे स्टेट्स में बाढ़ हर साल करोड़ों का नुकसान करता है। हम चाहते हैं कि उसका कोई प्लानिंग हो और उसे रोका जाए ताकि देश डेवलप कर सके। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि गवर्नमेंट शुड हैव टू थिंक ऑन कोस्टल स्टेट्स आल्सो, लाइक उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। सो government should have to think on coastal states who suffer storms and tropical cyclone every year. So these are the question in my mind and it may be in your mind. तो ये सब जो है नेशनल डेवलपमेंट जब कोई सोचेगा तो ये सब चीज उसको सोचना पड़ेगा, क्वेश्चंस ये सब उसके दिमाग में आता है। इसके साथ साथ यदि ये सारे चीज को आप अच्छा कर लेते हैं और कोई बाढ़ नहीं आएगी, ये सब नहीं होगा, आंधी नहीं आएगी, तो आपके इकोनॉमिकल डिस्ट्रक्शंस नहीं होगा और आपका इकोनॉमी ग्रो करेगा। फिर आप हेल्थ सिस्टम में खर्च कर पाएंगे, एजुकेशन सिस्टम में खर्च पाएंगे, आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आगे बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम आगे बढ़ जाएगी। तो ये सभी चीज़ों को अगर सरकार सही से करे तो पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, ये सब बच्चों जो इंडिकेटर्स मैंने कहा है नेशनल डेवलपमेंट के लिए, ये आगे बढ़ सकता है। ओके, सो आपको समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं नेशनल डेवलपमेंट में पढ़ने के लिए और उस इंडिकेटर को समझने के लिए जिसकी जरूरत है नेशनल डेवलपमेंट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पर कैपिटा इनकम, इंडिकेटर्स और फैक्टर्स टू फुलफिल द गोल्स ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट। फर्स्ट है बेटो पर कैपिटा इनकम। क्या होता है बच्चों? द टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम ऑफ दैट कंट्री। बच्चों यहां पर एक कंट्री है, ओके, कह रहा है कि टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री किस तरीके से होगा, प्रोड्यूस करके होगा, जीडीपी सबकी बातें होगी यहां पर, और टोटल पॉपुलेशन से उसको डिवाइड किया जाएगा। अगर आप कंट्री के बदले एक फैमिली को ले लें, एक फैमिली में 5 लोग हैं, मान लीजिए 5 लोग कमाते हैं, तो 5 लोगों के द्वारा टोटल इनकम डिवाइडेड बाय उस 5 से डिवाइड कर दीजिए। सपोज कीजिए कि फैमिली में 5 लोग हैं और 20-20 हज़ार सारे लोग कमाते हैं, तो 1 लाख। आपने 5 से पॉपुलेशन से डिवाइड किया तो 20,000। तो मेरे बच्चों 20,000 रुपीज जो है पर कैपिटा इनकम हो गया। आप देश के लेवल पे, इंडिया के लेवल पर इसे सोच सकते हैं, यानी आप समझ में आ गया ना? पर कैपिटा इनकम मीन्स टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री इज कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम ऑफ दैट कंट्री। सो एज पर, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये चीज कौन डिटरमाइन करता है, तो ये सोर्स कौन होगा इसका। तो मेरे बच्चों इसमें कई सारे सोर्स होते हैं। हम जो बात करेंगे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के आधार पर, एज पर द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ 12,236 यूएस डॉलर। देखिए लिखने के लिए होता है यूएस डॉलर 12,236, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो पहले 12,236 फिर पढ़ेंगे यूएस डॉलर।
So countries with per capita income of 12,236 US dollar per annum and above in 2016, 2016 के हिसाब से अगर किसी देश में पर कैपिटा इनकम 12,236 US डॉलर था तो रिच कंट्रीज उसे कहा गया। एंड दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ 1,005 US डॉलर और लेस इज कॉल्ड द लो इनकम कंट्रीज। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना चाहिए, प्योर डाटा फ्रॉम द एनसीईआरटी। अब हम आपको यहाँ पर ये बता दें कि पूरे विश्व में जितने भी 192 नेशंस है, जिसके बारे में आपको पता होगा कि ये 192 नेशंस 193 हो चुकी है, अब ईस्ट तिमोर उसमें एक ऐड हो गया है, जो कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस में है सारे लिस्टेड। उसमें बच्चों लग्जमबर्ग, जो कि साउथ वेस्ट ऑफ बेल्जियम में है, वर्ल्ड मैप जब देखेंगे आप तो बेल्जियम में था साउथ वेस्ट कॉर्नर में, और आप पढ़ भी चुके हैं पॉलिटिकल साइंस में बेल्जियम में, जो एथनिक कंपोजिशन हमारा वीडियो है यूट्यूब पे देखिएगा तो लग्जमबर्ग का उसमें आपको सिचुएशंस पता चल जाएगा कहाँ पर इसका लोकेशन। तो लग्जमबर्ग को रिचेस्ट कंट्री पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कहा गया। ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 के आधार पे है, ये एक कंट्री है। अगर आप किसी प्रोविंस के बारे में बात कीजिएगा तो इनसे ऊपर था मकाओ। मकाओ एक ऐसा सिटी है जो कि बच्चों साउथ चाइना सी में है और चाइना के अंदर में वो आता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का ही पार्ट है, तो वो एक प्रोविंस है, नॉट ए कंट्री। तो कंट्री नहीं है मेरे बच्चों, हम देश की बात कर रहे हैं कि देश जो है लग्जमबर्ग रिचेस्ट था पर कैपिटा इनकम में। लेकिन अगर किसी प्रोविंस की बात करा जाए तो मकाओ है इसके हिसाब से, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से। ओके, तो ये जो लग्जमबर्ग है वो कितना है, उसका है 1,21,293 US डॉलर। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से लिखा है, इसीलिए कॉमा 3 के बाद है और फिर 3 है, ये इंटरनेशनल सिस्टम है बच्चों। उसके बाद अगर मैं पुअरेस्ट स्टेट की कंट्रीज की बात करूं तो बुरुंडी है सबसे लास्ट में, पुअरेस्ट कंट्री, पर कैपिटा इनकम था 782 US डॉलर अकॉर्डिंग टू 2019 WDR। WDR का मतलब होता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम इंडिया के बारे में सोचते हैं। अब इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज। लो इनकम नहीं कर सकते, लो मिडिल इनकम कंट्रीज, बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2016 वाज जस्ट 1,840 US डॉलर पर एनम बच्चों। और इसमें अगर हम स्टेट की बात करें तो गोवा हैड द हाईएस्ट पर कैपिटा PPP GDP एट 6,698 US डॉलर। परचेजिंग पावर पैरिटी बच्चों, PPP का फॉर्म होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। GDP को कैलकुलेट करने का एक पैमाना है, इसमें गोवा नंबर 1 पे था, जिसका US डॉलर में 6,698 था। While बिहार द लोएस्ट विद पर कैपिटा PPP GDP 640 US डॉलर एज ऑफ 2019। ठीक है बच्चों, अगर हम पर कैपिटा इनकम अलग अलग ईस्वी में देख ही रहे हैं, 2019 के हिसाब से आपने देखा, 2016 के हिसाब से आपने इंडिया का देखा, तो अगर आप 2010 के बाद में देखें तो 2013 से 2014 यानी 2013 टू 2014 में इंडियाज पर कैपिटा इनकम ग्रीव बाय 10.4% टू रीच 74,920 रुपीज। ये सबसे अच्छा पीरियड था मेरे बच्चों। ओके, मोदी जी के आने से पहले जो ग्रोथ रेट था वो अच्छा था, उनके आने के बाद आप कंपैरिजन कर सकते हैं अभी क्या चल रहा है। सो हम कह सकते हैं कि स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटीज इन देयर एवरेज इनकम। GDP जहां पर गोवा टॉप पे है वहां बिहार लोएस्ट में है। आप कंपैरिजन देख लीजिए कितना का डिफरेंस है, 6,698 और ये 640। वैसे भी देखा जाए तो 10वां भाग लग रहा है ये। ओके, सो अब हम बात करते हैं कुछ हायर इनकम स्टेट्स ऑफ इंडिया का, और इसमें हम कुछ लोअर इनकम स्टेट्स ऑफ इंडिया दोनों की चर्चा करेंगे। तो पर कैपिटा इनकम जो है बच्चों, हाईएस्ट जो हमारे स्टेट कौन कौन से है उसमें आप देखिए, दिल्ली हायर इनकम स्टेट्स में है, सिक्किम है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, गुजरात है, हरियाणा है और पंजाब भी इसमें है बच्चों। ओके, और जो लोअर इनकम स्टेट्स है बच्चों उसमें आता है हमारा बिहार, झारखंड, मणिपुर, आसाम, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो पर कैपिटा इनकम आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं पर कैपिटा इनकम। टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। ठीक है बच्चों,
तो अब हम बात करते हैं दूसरा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी इज द शॉर्ट फॉर्म। सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द जीडीपी ऑफ ए कंट्री एडेड विद इट्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आपके देश में जितना भी प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, सबको ऐड कर दीजिए। जितना भी आपको प्रोडक्शन हुआ उसको बेचने पर कितना पैसा आया, प्लस जो हमारे देश के लोग विदेशों में रहते हैं वहां से जो अर्न करके लाते हैं उस इनकम को उसमें प्लस कर देंगे। दैट इज योर जीएनपी। तो कह सकते हैं ना कि द इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या क्या चीज होता है? ट्रेड बैलेंस है, इंटरेस्ट ऑफ एक्सटर्नल लोन्स है, प्राइवेट रेमिटेंसेज है। एंड तो जीडीपी को क्या लिखेंगे? जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये इसका फॉर्मूला होगा, याद हो गया आपको। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और इनकम फ्रॉम अब्रॉड में आता है ट्रेड बैलेंस, इंटरेस्ट ऑफ एक्सटर्नल लोन्स एंड प्राइवेट रेमिटेंसेज। ओके बच्चों, इस ग्राफ को देखिए, ये जो सोर्स है वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। 2006 2008 ये ईयर है बच्चों, 2012 2014 में। और जो भी अमाउंट आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सब इंडियन नेशनल रुपीज, आईएनआर, हमारे रुपीज के फॉर्म में है और बिलियंस में है। ठीक है, तो इसका बार डायग्राम से आप देख सकते हैं कि 2014 में कितना ज़्यादा ग्रोथ किया है। कहाँ हम 32,281 से हम पहुंच चुके हैं 56,738 पर। इंडिया का जीएनपी बढ़ रहा है लगातार, तो ये ग्रोथ अच्छी है। तो याद हो गया आपको, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। चलिए अब बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ ए नेशन ड्यूरिंग 1 ईयर। पता ही आपको बाउंड्री ऑफ द नेशन, हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री है लैंडलॉक में। और तो अपने इंटरनेशनल बाउंड्री यानी अपने इंडिया के अंदर में जो गुड्स है, प्राइमरी सेक्टर से आएगा उपजा होके, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग से आएगा, सर्विस इंडस्ट्रीज से आएगा, तीनों को जोड़ दीजिए आप। ओके, दिस इज योर जीडीपी। इसमें अगर अब्रॉड को जोड़ दीजिएगा तो जीएनपी हो जाएगा, नहीं जोड़िएगा तो जीडीपी हो जाएगा। अब बात यह है कि ये सारे आमदनी को किस डे से किस डे तक के आमदनी को जोड़ा जाए, क्योंकि ये काम तो सालों भर चलता है, साइकिल है इसका। तो बेटे वो साइकिल जो है वो है फॉर इंडिया दिस कैलेंडर ईयर्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यहाँ पर हम एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सोर्स से ये ग्राफ आपके सामने रखा है। ये जीडीपी है ग्रोथ ऑफ इंडिया 1980 से 2014, 1980 से लेके 2014 तक का। बच्चों आप गौर से देखिए इस ग्राफ को। 1980 में आपका यहाँ था ग्रोथ, ओके, और ये परसेंटेज ग्रोथ है 5% पे। 1982 में ये डाउन हो गया है, 84 में डाउन हुआ है। देखिए 1990 में ये थोड़ा सा हाईएस्ट पोजीशन पे है। आप आगे बढ़ते जाइए तो 2010 से 12 के बीच में बच्चों यहाँ पर 13 के आसपास ये हाईएस्ट था। 2013-14 में इंडिया का जीडीपी आप पढ़ चुके हैं 10.4% पर गया था। और ये 2014 के बाद की स्थिति देखिए क्या है, कम हुआ है और आजकल और भी कम हुआ होगा कोरोना पीरियड में। तो ये ग्राफ जीडीपी का जो हमने प्लॉट किया है ये घटता बढ़ता रहता है, नॉट ओनली इन इंडिया बट कि विश्व के कई देशों के जीडीपी का ग्राफ भी ऐसे ही बढ़ता चलता है, क्योंकि ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। चलिए जीडीपी आप समझ में आ चुका है आपको। अब बात करते हैं बेटे एनडीपी का, जिसका नाम है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बच्चों नाम से ही पता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब टोटल कितना हुआ और उसमें से क्या कम हो जाएगा, दोनों को माइनस कर दीजिए। तो बच्चों क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हो ना, तो प्रोड्यूस करने के साथ साथ आप उसे भेजते हो माल बना के कहीं पर, तो भेजते समय में टूट सकता है, खाने पीने की चीज़ हो तो खराब हो सकता है। तो हम एक डेप्रिशिएशन इकोनॉमिक्स में उसमें लगाते हैं कि हमने प्रोड्यूस इतना किया, उसको बेचा, रास्ते में सर्विस के कारण इतना ज़्यादा उसमें बर्बादी हो गई, उसकी कॉस्ट को डेप्रिशिएट कर देंगे। तो मेरे बच्चों अगर मैं जीडीपी में से डेप्रिशिएशन माइनस कर दूं तो मुझे क्या निकलता है, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द जीडीपी कैलकुलेटेड आफ्टर एडजस्टिंग द वेट ऑफ द वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएशन। समझ में आया आपको? दिस इज बेसिकली द नेट फॉर्म ऑफ जीडीपी। तो ये नेट फॉर्म ऑफ जीडीपी है बच्चों, क्योंकि जीडीपी में से जो वेस्ट हो गया डेप्रिशिएशन के रूप में उसे आप हटा दीजिए।
तो जीडीपी माइनस द टोटल वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन एंड दैट हैपेंड इन द एसेट्स व्हाइल द गुड्स एंड सर्विसेज वेर बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो आपको समझ में आ गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में बच्चों द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन who die before completing 1 year out of 1000 birth is called the infant mortality rate। 1000 बच्चे मान लीजिए पैदा हुआ किसी वर्ष, तो उसमें से कितना मर गया, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु डाई बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर, 1 साल को पूरा करने से पहले ही मर गया, तो ये वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। ये टर्म आपको समझ में आ गया। अगर ये कम हो तो उस स्टेट्स को हम डेवलप्ड स्टेट बोलते हैं, कम हो तो उस राष्ट्र उस नेशन को हम डेवलप्ड बोलेंगे, ये ज़्यादा हो तो वो अनडेवलप्ड होगा और वहाँ पर प्रॉब्लम होगी, वहाँ का हेल्थ सिस्टम ठीक नहीं होगा। तो ये एक इंडिकेटर है कि वो देश कितना ज़्यादा डेवलप है। जीडीपी एक इंडिकेटर है कि वो कितना ज़्यादा हाईएस्ट इनकम प्रोड्यूस कर रहा है। एनडीपी से वो चीज़ निकलता है, जीएनपी से उस देश का डेवलपमेंट निकलता है। तो गोल्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट में बच्चों इस इंडिकेटर्स के बारे में ध्यान में रखा गया है। The lesser figure is better indicator of development in the terms of infant mortality rate, and this is an important parameter as it shows the quality and extent of availability of healthcare in a country। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कि 2011 सेंसस के हिसाब से, अभी तो सेंसस हुआ नहीं है, 2021 में होगा, 10 साल पे होता है बच्चों, इसीलिए हम 2011 की बात करते हैं। जो मेरा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया है वो 44 है। आप इस कर्व में देख सकते हैं 2011 में 44, डिक्रीज किया 2012 में 42। इसका मतलब हम 2011 से 12 में डेवलप कर रहे थे, 44 से 42 पर आया, हेल्थ केयर को इम्प्रूव किया गया। दिस रेट इज ऑफन यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ हेल्थ इन ए कंट्री। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ द वर्ल्ड इज 49.4 अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन। ठीक है, और ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं इसका सोर्स क्या है, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया, वहां से ये बनाया गया है। तो ये कोई रफली डायग्राम नहीं है, दिस इज द एक्चुअल डायग्राम प्रोड्यूस्ड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशंस। और ये कब से कब तक का है, 1992 2015, तो उसमें ये मैंने आपको 12 तक का दिखाया है। ओके, तो आप समझ गए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसके बाद हम आते हैं सेक्स रेशियोज एरिया में कितना है बच्चों। नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। मान लीजिए आपने 1000 पुरुष पे कितना लेडीज है उस गांव में, उस शहर में, उस स्टेट्स में, उस कंट्री में, 1000 पीपुल का कैटेगरी बनाइए। अपने यहाँ 135 करोड़ लोग हैं, तो 1000 लोगों का एक ग्रुप बना दीजिए और उसमें सर्च कीजिए कि आपके ग्रुप में कितने लेडीज हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 1000 मेल पे कितने नंबर ऑफ फीमेल्स अवेलेबल है इस देश में है, दैट इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। अगर ये नंबर ऑफ फीमेल कम हो जाए, मान लीजिए कि 1000 में 980 आया, 920 आया, 943 आया, 933 आया, 932 आया, 856 आया, तो मेरे बच्चों इसमें जो सबसे छोटा फिगर होगा 856, वो उस देश को अनडेवलप्ड कहेगा। अगर ये हाईएस्ट हो गया 992 आ गया तो बेस्ट डेवलप्ड स्टेट्स और कंट्री बन जाएगा। समझ में आया आपको? सो ए लेसर फिगर शोज society's aversion to a girl child and worse condition of women in that society. So as for 2011 census, the sex ratio in India is 943 per 1000 male। अब इसमें आप देख सकते हैं ये सोर्स है सेंसस 2011। हमने 1901 ईस्वी से शुरू किया है, 1910, 20, 1930, 1940, 1950, 1960, ऐसे बढ़ते बढ़ते 2000 पे और फिर 2010। इसमें आप देखेंगे तो टोटल पॉपुलेशन मेल पे हम बढ़ते जा रहे हैं। 1901 में हमारे पास अच्छा संख्या था लेडीज का, मैक्सिमम था, लेकिन धीरे धीरे लेडीज की संख्या कम होती चली गई और 1990 में सबसे कम था, 1000 मेल पे बहुत ही कम लेडीज थी, 800 850 के आसपास, 850 के आसपास आ चुका था। लेकिन गवर्नमेंट ने एक्शन प्लान शुरू किया और फिर हम लेडीज की संख्या, गर्ल की संख्या बढ़ाते चले गए और 943 पे हैं अभी 2011 के हिसाब से। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक दूसरा कर्व है एज 0 to 6 गर्ल, ये गर्ल का एज है। 60 के दौरान ये देखिए कितना टॉप पोजीशन पे था,
यानी 970 से ऊपर था, और 0 से 6 ईयर्स की गर्ल की संख्या घटते घटते 2012-13 में 910 पे आ गया था। लेकिन आज के डेट में थोड़ा सा ठीक है। तो सेक्स रेशियो आपको समझ में आ गया, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इज कॉल्ड द सेक्स रेशियो। जब भी आप इस टाइप के सेक्स रेशियो वगैरह को डिफाइन करते हैं तो आपको एक इस प्रकार की डेटा से शो करें तो बेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है। चलिए बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मेरे बच्चों, अगर कोई देश डेवलप है तो वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी अधिक होगा, लोग अधिक दिनों तक जिंदा रहेंगे, पॉल्यूशन नहीं होगा, तभी तो उसे डेवलप्ड स्टेट्स कहा जाएगा। तो हम क्या कहेंगे इसमें, द मैक्सिमम एज अप टू व्हिच एन एडल्ट लाइफ is called the life expectancy rate, and this also shows the overall quality of the life in that country. फिर once again कि as per 2011 census the life expectancy in India for males is 67 years, याद कर लीजिए आप इसको, and for female it is 72 years। आप इसमें देख सकते हैं फीमेल 72 years और मेल 67 years। यहाँ पर 15, 30, 60 से 75 दिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इंडिया। तो समझ में आ गया कि जो हमारे यहाँ बुजुर्ग हैं वो महिला और जेंट्स वो मैक्सिमम कितना एज तक जिंदा रहते हैं। तो मेल 67 है एवरेज, और महिला जो है वो ज़्यादा दिनों तक जीती है और जिंदा रहती है, दैट इज द 72 ईयर्स। याद हो गया आपको? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लिटरेसी रेट्स का। मेरे प्यारे बच्चों, लिटरेसी रेट्स में हम क्या करते हैं, द परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल इज द अनदर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। So education is a big indicator as it opens newer opportunity for the educated persons. So especially in our country like India, you can see many examples of brilliant students coming from lower classes family cracking the IITs. समझ चुके हैं आप। लिटरेसी रेट 1951 से 2011, उसमें आपको मेल के लिए ये कलर है, फीमेल के लिए ये कलर है। देखिए 1951 में फीमेल लेस देन 10% लिटरेसी रेट था, और 2011 में फीमेल का परसेंटेज 65 के आसपास पहुंच गया। मेरे बच्चों, 1951 में जो जेंट्स था वो लगभग 30% को टच कर रहा है, ओके। लेकिन आज 2011 में हम 73% के आसपास पहुंच चुके हैं। तो ये हमारा देश ग्रो कर रहा है। ये ग्राफ, ये बार डायग्राम उस चीज का इंडिकेटर है। तो लिटरेसी रेट इज एन इंडिकेटर फॉर द गोल्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, और हमें इसे बढ़ाते रहना चाहिए तो हमारा देश डेवलप्ड नेशंस में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बच्चों। रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स एंड पावर जनरेशन आर द लाइफलाइन ऑफ ए नेशनल इकोनॉमी। सो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर्स बेटर इकोनॉमिक एक्टिविटी लीडिंग टू ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। बच्चों, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो मैंने चर्चा की कि बॉर्डर एरिया में रोड को बनाना है, हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करना है, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है। बच्चों, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है तो लैंड चाहिए, स्कूल खोलना है, क्वालिटी टीचर को वहाँ पे ऐड करना है, ये सब चीज़ें आती हैं। ट्रांसपोर्टेशन की स्थिति अच्छी होगी कब, जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। ये सब एक दूसरे पे डिपेंड करने वाला चीज़ है। एंड दीज आर द थिंग्स कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटी, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, जहाँ से भी आप पैसे कमा रहे हों, चाहे वो इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो, सारे चीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण ही हो रहा है। कोरोना के पीरियड में इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गया तो देश का जीडीपी का परसेंटेज लो हो गया, ग्रोथ कम हो गया, फिर भी आज भी इंडिया सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में तो आता ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने गोल्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट में देखा 9 फैक्टर्स। ये 9 फैक्टर्स इज कॉल्ड द 9 इंडिकेटर्स ऑफ द गोल्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। ये 9 पैरामीटर्स, ये 9 इंडिकेटर्स, ये 9 फैक्टर अगर सबसे बेस्ट हो तो देश का डेवलपमेंट, उस नेशंस को आप डेवलप्ड नेशंस कह सकते हैं। तो आज के वीडियो सेशंस का जो नेशनल डेवलपमेंट के गोल में इंडिकेटर था वो आपको समझ में आ गया। हम इसी गोल को यूज करके नेक्स्ट वीडियो सेशन में कंपेयर करेंगे कि कौन सा स्टेट हमारे कंट्री में अच्छा है, कौन सा स्टेट हमारे कंट्री में रिच है, कौन सा स्टेट हमारे कंट्री में पुअर है। उस सब में हम इसकी फिर से एक बार चर्चा करेंगे कि किस राज्य का पर कैपिटा इनकम कितना है, और हम आपको बताएंगे। तो हमें उम्मीद लगता है कि आपको लिए जो मैंने ये प्लान किया था लेक्चर प्लान, वो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो सेशंस आप पूरा देखे होंगे, और ज़रूर अपना कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो सेशन को सुनने के लिए। जय हिंद, नमस्कार।